जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस वालेकुम सलाम सर। जी, थोड़ी देर पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बी स्प्लाइन की टू स्केल रिलेशन को। तो टू स्केल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बी स्प्लाइन कर्व को। मेरे ख्याल में आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ बी स्प्लाइन कर्व डिस्कस कर लेते हैं। B-spline curve are invariant under the affine transformation. B-spline curve are invariant under the affine transformation. तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि let A be any arbitrary affine transformation including any combination of the transformation B-spline curve are invariant under the affine transformation. An affine transformation A can be written as, अगर हमारे पास P कोई बी स्प्लाइन कर्व है, उसके ऊपर अगर हम अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी एम पी प्लस वी। इसमें वेयर एम इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड वी इज द वेक्टर इन यूक्लिडियन स्पेस विद पॉइंट पी आई बिलोंग टू यूक्लिडियन स्पेस। इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि लेट P underscore A of t is equal to summation I varies from 0 to n a p I n I k of t। इसमें a चूंकि हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेयर p a of t is equal to a into p of t। तो ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन है। जब हम बी स्प्लाइन को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बी स्प्लाइन एंड अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, पी ए ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n ए पी आई एन आई के ऑफ टी। अब हमारे पास जब a इंटू एम आई अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एम पी आई प्लस वी एन आई के ऑफ टी। अब इसमें हमारे पास क्या बन जाएंगे, दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक पार्ट हमारे पास क्या है, एम आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n पी आई एन आई के ऑफ टी, और जो दूसरा पार्ट है वो वी आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n एन आई के ऑफ टी। और ये हमारा बेसिकली आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n के ऑफ टी जो है ये बराबर होता है किस चीज़ के, 1 के। तो इसका जो प्रूफ है वो थोड़ी देर तक वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम फाइनल कर लेते हैं। तो हम इसको सिंपली इसी तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n पी आई एन आई के ऑफ टी, ये बराबर होता है पी ऑफ टी के एम पी ऑफ टी प्लस वी के। तो इसको हम सिंपली क्या लिख देते हैं, ए इंटू पी ऑफ टी। तो ये बेसिकली हमारे पास पी ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू पी ऑफ टी। तो ये बेसिकली जो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी थी उसको हमने इस फॉर्म में उसको डिफाइन किया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कन्वेक्स हल प्रॉपर्टी। कन्वेक्स हल प्रॉपर्टी को बड़ी डिटेल के साथ हम लास्ट भी बेजर कर्व के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास द कन्वेक्स हल ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलीहेड्रा दैट इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स मैथमेटिकली गिवन ए सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स है, उसके अंदर क्या है, पी है। पी हमारे क्या है, P0 P1 P2 अप टू Pn। जो C ऑफ P है, ठीक है, जो कन्वेक्स सेट होगा P का, उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि P हमारा जो है वो आई वेरीज करेगा 0 से n तक CI PI। अब जो CI है, CI जो है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मीन कि उसके जो कोफिशिएंट हैं कंट्रोल पॉइंट्स के वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वेयर
आई वेरीज फ्रॉम 0 to n, सी आई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो हम उनके कोएफिशिएंट को डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने कुछ बी स्प्लाइन के केसेस डिस्कस किए हैं। अगर आप उसमें गौर करें तो उनके जितने भी कोएफिशिएंट थे उनका सम क्या था, हर रूल का 1 के बराबर था। और वो जो रूल थे CIA, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थे। तो ये अगर दोनों कंडीशनें वो सेटिस्फाई करें तो फिर हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं लाइज इन द कन्वेक्स हाल। एक और प्रॉपर्टी होती है स्ट्रांग कन्वेक्स हाल। बी स्प्लाइन कर्व आल्सो मीट द convex hull property that if T belong to Ti plus K, then P of T is the convex hull of the control points Pi K minus 1 plus Pi K plus 2 up to Pi lies in the convex hull। अब बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो पॉइंट्स की डोमेन है उसके अंदर हम अगर उसकी एक रेंज कंसीडर कर लेते हैं, उसी रेंज के अंदर जो कन्वेक्स हल होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्स हल होता है। ठीक है, तो मिसाल यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट को इस तरह देता होता हूँ कि अगर हम कोई पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जब हम चेक करते हैं तो बेसिकली जब हम कन्वेक्स हल के लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, पिन ड्रॉप कर लेते हैं और उन पिन के ऊपर रबर बैंड लगाते हैं। जितना एरिया उनके अंदर आ रहा होता है उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारा कन्वेक्स हल कहला रहा होता है। अब उस कन्वेक्स हल के दरमियान में कुछ ऐसा पोर्शन भी आ रहा होता है जो हमारे उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा होता, जबकि वो रिबर बाउंड की वजह से उसके अंदर शो हो रहा होता है। ठीक है, वो जो पोर्शन जो उसका हिस्सा नहीं होता जबकि रबर बाउंड की वजह से उसके अंदर आ रहा होता है, वो हमें क्या शो कर रहा होता है, कन्वेक्स हल, या उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वीक कन्वेक्स हल। जो स्ट्रांग क्या होता है, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके दरमियान का जो एरिया होता है जिसमें कन्वेक्स सेट डिफाइन होता है, वो क्या होता है, स्ट्रांग कन्वेक्स हल होता है। फिर इसके अलावा एक और जो प्रॉपर्टी थी वो थी लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी कर्व में से किसी एक पॉइंट को चेंज करते हैं तो उसमें से जो कर्व है वो कितनी चेंज होती है। यानी कि एक ये होती है कि हमारी पूरी कर्व चेंज हो जाती है, एक हमारे पास क्या होती है कि उसका कुछ पार्ट्स वो चेंज होता है। उसके लिए अगर आप लोग कहें तो मैं आपको थोड़ा सा मैपल के प्रोग्रामिंग की हेल्प से कि उसमें से हमारे पास जो एक पॉइंट से अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास जो कर्व है उसका कितना पोर्शन चेंज होगा। ठीक है जी सर। सर वो ग्लोबल चेंज जो था आपने बताया था जी, जिसे ग्लोबल में ये होता है कि पूरे अगर जिस तरह कर्व में बेजियर चेंज कर्व है उसमें से अगर हम एक पॉइंट को भी चेंज करते हैं उसकी लोकेशन को, तो पूरी की पूरी कर्व चेंज हो जाती है, तो वो ग्लोबल चेंज होता वो है। ग्लोबल चेंज होती है। और जो लोकल ये जी होती सर। है कि अगर हम एक पॉइंट चेंज करते हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो एरिया होता है वो चेंज होता है, जी वो चेंज होता बाकी है, वो जो लोकल हमारी चेंज कर्व है वो चेंज सेम रहती नहीं है। होती। लिहाजा अब हमारे पास ये देखें कि हमारे पास एक, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने चेंज किया था, ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी सपोज, तो हमने उसकी वैल्यू क्या लिख ली थी, 6 ले ली थी। ठीक है, जब हमने उसकी वैल्यू 6 ली है तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास एक सर स्क्रीन ही शो हो रही वो वाली जो आप कर अच्छा, रहे हैं। जी जी, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको शो करवा देता हूँ कि स्क्रीन को, नई स्क्रीन शेयर कर लेते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैपल के हिसाब से ना। अब आपको ये एक कर्व नजर आ रही है, जी इसमें सर। एक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है ना। जी सर 6 अच्छा अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इसी में से कोई पॉइंट जो है हम उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो चेंज कर देते हैं। अब आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, वो एक पॉइंट हमने चेंज किया था ना। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट यस था सर। ना, हमने इसकी लोकेशन 6 पे ले गए थे ना, जी तो सर। एक्चुअल इसकी क्या थी, 5 थी, 5 पे हमारे पास एक नाइस कर्व बन रही है, ऐसे है ना। तो यस हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट चेंज करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट चेंज किया हमने, उसी पॉइंट उसी एरिया में चेंज होगा। उसी एरिया में चेंज आ रही है, बाकी ये जो हमारा पोर्शन है ना ये सेम वाला, है वो सेम है, ऐसे है ना। यस सर। अब वो समझ आई है।
कि अगर किसी एक पॉइंट को चेंज करने से अगर उसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज आती है वो हमारी क्या लोकल होती है, कंट्रोल लोकल होती है। अगर लोकल पूरी कंट्रोल चेंज हो जाए, जिस तरह ये हमने चेंज किया है, ये आपको नजर आ रहा होगा ना। जी सर अब यहाँ पे हमारे पास एक सारी सीक्वेंस नजर आ रही है ना। अब हम इसमें से जो भी पॉइंट चेंज करेंगे उसी पूरी एक कर्व पॉइंट में वो चेंजेस नजर आएगी। बेसिकली हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, इनका जो डेटा है, ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनके हम डेटा हमारे पास लिखा हुआ है ना। अब बेसिकली ये था कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, हमारे पास ये जो वैल्यूज थी, हमने इस वैल्यूज को चेंज किया था। यहाँ पे नजर आ रहा है ये वैल्यू क्या है, 4 है ना। 4 है 4 के लिए हमारे पास कर्व वही है। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हम 6 लेके आएंगे ना। ये हमने यस 6 कर दिया। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो कर्व है वो ये नजर आ रही है आपको कि उसके यस सर अंदर उसकी लिमिट कर्व भी चेंज हो रही है वहां पे, जिस तरह हमारे पास वो कर्व चेंज हो रही है ना, देख रहे हैं ना। और वो जो यस चेंजेस सर है सिर्फ उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है ना। अगर आप देखें तो बाकी जो चेंजेस है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ आ रही है ना। अगर मैं उसका वो क्या कर लेता हूँ, वो वाला पॉइंट 6 के बजाय वापस ओरिजिनल जो पॉइंट था उसी पॉइंट्स पे लेके 4 जाता हूँ, सर ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो कर्व आ रही है, ये देखिए बड़ी नाइस उस तरह से कर्व आ रही है ना। जी सर ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हम जिनको डिस्कस कर रहे होते हैं ना। तो अब हम वापस चलते हैं अपने इस पे ना, कि जो वैल्यूज हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे सर पास, एट अ टाइम 2 पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। नहीं वो तो हम काफी सारे पॉइंट चेंज कर सकते हैं ना। अब जो जी हमारी सर। लोकल चेंज है उसकी जो डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास ये P0 P1 P2 Pn पॉइंट्स है ना, हम अगर किसी एक पॉइंट को चेंज करते हैं तो उसकी जो चेंज है उसी एक ही पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगी, तो वो होगी लोकल। अगर पूरी की पूरी कर्व चेंज हो जाती है फिर वो हमारे पास क्या होगी, ग्लोबल होगी ना। तो जी सर। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं ये फर्दर। उन्होंने इसको इस फॉर्म में भी है कि उसकी जो हमारे पास मैथमेटिकली अगर हमारे पास कोई कर्व है ना, दिस फॉलोज फ्रॉम टी दैट NIK ऑफ टी इज इक्वल टू 0 1 टी does not belong TI plus K. Consider NIK of T for order 2. We have only N0, 2, N1, 2 and 2 are non-zero. अब उनका ये जो नॉन जीरो पोर्शन है वो डिफाइन किया गया है ना, कि अगर हमारे पास कर्व होगी तो नॉन जीरो टी पे होगा, टी बिलोंग करेगा किसको, जो ऊपर वाले केस में हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी ना। ठीक है ना, यस सर इस इंटरवल के लिए ये वैल्यू है, 1 2 के लिए ये है, ये डिफरेंट पीसेज है ना। हमने डी सप्लाइन में जो बात की थी। अच्छा, ये आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, किसी ने माइक ऑन किया हुआ है तो वो काइंडली क्लोज कर दें। जी, तो ये डिफरेंट पीसेज हैं। ये हमारे पास 0 1 के लिए ये पीस है, 1 2 के लिए ये पीस है, अदरवाइज हमारा क्या है, 0 है। फिर n 1 2 जो कर्व है उसके लिए हमारे पास ये पीसेज हैं, n 2 2 के लिए हमारे पास क्या है, ये पीसेज हैं। तो इसमें अब हमारे पास वी कैन सी दैट N0 2 N1 2 नॉन जीरो इन T1 T2, उसका जो इंटरवल है उसके लिए वो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है ना। अब हम एक आई की वेरिएशन चेंज करते हैं, हमारा इंटरवल चेंज हो जाता है ना। N1 2 और N2 2 के लिए हमारे पास नॉन जीरो रीजन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है। और इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे वेरीज फ्रॉम 1 to 1 दिस, उसका इंटरवल हमारे पास ये बन जाएगा ना। तो ये मैथमेटिकली हमने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना। अच्छा, तो इसमें एक और जो हमारा पार्ट था, हमने कहा था कि समेशन आई वेरीज फ्रॉम 0 to n
एन आई के ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर टी आई प्लस के। ठीक है ना, ये हमारा एक पार्ट था। जिसको हमने क्या लेना था, 1 के इक्वल लेना था। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, फॉर द इंटरवल टी आई प्लस 1 वी हैव ओनली आई माइनस के माइनस 1 आई के माइनस 2। इसी तरह ये जो आपकी सीक्वेंस है ना, पहले हमने उनसे माइनस क्या किया है, के माइनस 1 को किया, फिर हमने क्या किया है, के माइनस 2 को। अब तो हमारे पास एक स्टेज आएगी कि हम के माइनस करेंगे, के माइनस के करेंगे तो बाकी जवाब क्या होगा, आई होगा। ऐसे सीक्वेंस बन जाएगी ना। तो इसमें हमारे पास हम कहते हैं कि जे जो है उसकी जो वेरिएशन है आई माइनस के माइनस 1 अप टू आई एन जे के ऑफ टी। अब ये हमने समेशन अप्लाई कर दिया है और ये हमारे पास किस चीज की डेफिनेशन है, एन जे के ऑफ टी की। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने समेशन को क्या कर दिया है, अलग-अलग अप्लाई कर लिया है। अलग-अलग अप्लाई करने के बाद हमने फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट समेशन एंड लास्ट टर्म ऑफ द लास्ट समेशन उसको एक्सपेंड किया है। ठीक है ना, जो फर्स्ट टर्म थी जब हमने उसमें एक्सपेंड किया है, जब जे हमारा क्या था, आई माइनस के माइनस 1 था, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी हैं। बाकी हमने यहाँ से आई माइनस के माइनस 2 से ऑनवर्ड हमने लिख लिया है। और इसमें हमारे पास क्या था, जे इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस 1 आई माइनस 1, और जो लास्ट टर्म थी वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम उसके इंटरवल पे गौर करते हैं तो वो क्या है, आउटसाइड द इंटरवल है। आउटसाइड द इंटरवल वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, ये वैल्यू भी जीरो होगी और ये वाली वैल्यू भी जीरो होगी। बाकी हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये दो वैल्यूज। जिस तरह हमने डी कॉक्स कैलकुलेशन की थी, डी बोर कॉक्स कैलकुलेशन में। ठीक है ना, तो वो एक हमारा मेथड था, उसके साथ हमने जो किया था। अच्छा, इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, जब जे को जे माइनस 1 लेंगे इन सेकंड समेशन। अब जो हमारे पास सेकंड समेशन है, जे को जे माइनस 1 लेंगे तो हमारे पास ये जो समेशन है इन दोनों का इंटरवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा तो ये हम कॉमन ले लेंगे और दरमियान में हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी और एन जे के माइनस 1 ऑफ टी आ जाएगा। इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो एक हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, के माइनस 1 था, एन जे के ऑफ टी ये इक्वल आ गया किस चीज़ के, जे आई वेरीज फ्रॉम के माइनस 2 टू टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, के माइनस 1 ऑफ टी आ गया। फिर अगले स्टेज पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और स्टेप आगे करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, के माइनस 3 के माइनस 2। इसी तरह आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यूज क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसी को जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे के माइनस 3 ऑफ टी इसमें, और फिर इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे तो आई माइनस 1 ऑफ टी तक। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी एन आई 1 ऑफ टी। एन आई 1 ऑफ टी हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, लिहाजा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जे आई माइनस के माइनस 1 टू आई एन जे के ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो ये चीज हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूफ करना चाह रहे थे। तो ये क्लियर हो गया, या इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो कर सकते हैं। नो सर, क्लियर। अच्छा, जुल्फकार साहब आ गए हमारे इस सेशन में या इस वक्त नहीं आए? है सर। जी, जुल्फकार साहब ये क्लियर हो गया है? यस सर। अच्छा, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो आप ऐसा करें कि इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें बच्चों को ना। हो सकता है किसी को समझ ना आई हो ना, ताकि आपसे हम हेल्प लेते होते हैं, क्योंकि मुझे अभी खांसी लगी हुई है तो जिस वजह से बाज़ दफ़ा ज़्यादा बोल बोल के ना, जी जी, तो मैं करता हूँ सर। जी जी हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने प्रूव करना है समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन
एन आई के ऑफ टी इज इक्वल टू 1, और जो इंटरवल दिया है इसका टी आई प्लस के, लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, राइट साइड से ओपन है. फॉर द इंटरवल टी आई प्लस 1 वी हैव ओनली आई माइनस के माइनस 1 ब्रैकेट में, फिर आई में से हम के माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर लास्ट टाइम हम करेंगे आई माइनस के, तो के माइनस के 0 हो जाएगा, तो आई माइनस 0 जब वो आई बचेगा. और एन आई के टी, सो वी ओनली शो दैट. अब हम ये समेशन इस जे इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस 1 से लेके आई तक, क्योंकि ये इंटरवल हमारे पास यही बन रहे हैं, समेशन करेंगे. ये दो टर्म्स की समेशन करके फिर उसके आगे समेशन है, इसको हम करेंगे एक्सपैंड. जे इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस 1 से लेके आई तक, फिर टी माइनस टी जे ओवर टी जे प्लस के माइनस 1 माइनस टी जे डॉट एन जे के माइनस 1 टी, प्लस सेकंड टर्म इसमें आएगी जे इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस 1 टू आई टी जे प्लस के माइनस टी ओवर टी जे प्लस के माइनस टी जे प्लस 1, और फंक्शन हमारे पास है एन जे प्लस 1 कॉमा के माइनस 1 ऑफ टी. इसे हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट समेशन को, तो ये हमारे पास है समेशन जे इज इक्वल समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस 1 टू आई, और फंक्शन हमारे पास है एन जे के ऑफ टी. इसकी एक्सपेंशन जो बनेगी वो बनेगी टी माइनस, जब हम इसको वैल्यूज देंगे टी माइनस टी आई माइनस के प्लस 1. जे की वैल्यू जो है हम पहले नीचे से शुरू करेंगे, समेशन के नीचे से, और आई तक इसको लेके जाएंगे. तो ये समेशन हमारे पास जो बनेगी ये टी आई माइनस के प्लस 1, और नीचे भी हम जे को यही वैल्यू देंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट ए सपोर्ट ऑफ, इस फंक्शन की जो सपोर्ट बन रही है वो बन रही है टी, ये तो सर हो गया. जी ये सारा हो गया है. हाँ जी सर, ये तो ऊपर वाला तो हो गया सर, सिंपल ही है सर, ये अब तो कैलकुलेशन ही है. जी जी हाँ जी. तो अब जे, जी सर ये कराओ सर मैं. हाँ ये करवा दे. समेशन हमारे पास है जे इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस 1 टू आई, और फंक्शन हमारे पास है एन जे के ऑफ टी. और ये समेशन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एक स्टेप हम आगे लेके जाएंगे, तो ये के माइनस 2 और जे, इसमें के को भी एक काम करेंगे हम, के माइनस 1 हो जाएगा, और के माइनस 1 को भी हम एक करेंगे तो के माइनस 2 हो जाएगा. इसी सीक्वेंस में हम कम करते जाएंगे, फंक्शन में जहाँ के माइनस 1 है उसकी जगह पे के माइनस 2 आ जाएगा, और समेशन में जहाँ के माइनस 2 है वहाँ के माइनस 3 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे समेशन में नीचे जे इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस 4 हो जाएगा, और फंक्शन में के माइनस 2 की जगह पे के माइनस 3 हो जाएगा. तो इसी सीक्वेंस को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लास्ट जो स्टेप आएगा वो जे इज इक्वल टू आई आएगा, क्योंकि समेशन जो है वो आई तक है, और हमारे पास फंक्शन जो आ जाएगा वो बन जाएगा आई माइनस 1, और विच इज इक्वल टू एन आई 1 ऑफ टी, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1. तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस 1 टू आई, फंक्शन हमारे पास है एन जे कॉमा के ऑफ टू टी इज इक्वल टू 1. गुड. ये सर इसका प्रूफ है. जी जी अगर किसी को इसी से रिगार्डिंग फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी सप्लाइन. नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी सप्लाइन को डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि यूजुअली कहा जाता है कि कैन वी रिप्रेजेंट ए सर्कल एज ए पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल कर्व, या फिर हमारे पास क्वेश्चन होता है कैन वी रिप्रेजेंट ए एलिप्स एज ए पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल, या फिर हम किसी कॉनिक सेक्शन जिस तरह हमारे पास हाइपरबोला है पैराबोला है उनको हम क्या
पैरामीट्रिक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कैन वी रिप्रेजेंट ए सर्कल एज पैरामीट्रिक पॉलिनॉमियल कर्व। कंसीडर हम कहते हैं कि कोई सर्कल है ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट 0 0। तो यूनिट सर्कल को जब हम डिफाइन करेंगे जिसका सेंटर क्या होगा 0 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो पॉलिनॉमियल कर्व इज रेंज, ठीक है ना, इज रेंज ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, वो हम अगर डिफाइन करते हैं, जो सी ऑफ टी है वो हमारे पास क्या होता है, ए से ए स्क्वायर कोई फंक्शन होता है। सी ऑफ टी को हम इक्वल लेते हैं किस चीज़ के, P0 P1 x1 ऑफ टी प्लस y1 ऑफ टी P2। तो इसमें हमारे पास x ऑफ टी और y ऑफ टी क्या है, पॉलिनॉमियल हैं। P0 P1 क्या है, पॉइंट हैं। दैट इज हम इसको क्या कर लेते हैं, इसी तरह डिफाइन कर लेते हैं पॉलिनॉमियल को, एक x ऑफ टी है, दूसरी क्या है, y ऑफ टी है। ये x ऑफ टी की पॉलिनॉमियल है और ये क्या है, y ऑफ टी की पॉलिनॉमियल है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है उसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास यानी कि ये जो एक्स ऑफ टी था इसका स्क्वायर प्लस वाई ऑफ टी इसका स्क्वायर बराबर है 1 के, तो हमने एक पॉलिनॉमियल एक्स ऑफ टी उसका स्क्वायर ले लिया, फिर दूसरी पॉलिनॉमियल जो थी वाई ऑफ टी उसका स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसका जो स्क्वायर था उसको हमने एक्सपेंड किया एक्स ऑफ टी के स्क्वायर को, और प्लस वाई ऑफ टी के स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया। ठीक है, तो हमारे पास ये एक रिजल्ट बन गया। ठीक है, इस रिजल्ट के अंदर हमने फिर जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स थे जीरो वाले अलग कर लिए, जो टी की पावर में थे वो अलग कर लिए, जो टी स्क्वायर में थे वो हमने क्या कर लिया, अलग कर लिए, T3 अलग कर लिया, अप टू Tn अलग कर लिए। तो इसमें जब ये हमने सारे के सारे उसके जो कोएफिशिएंट्स थे, ठीक है, बेसिकली हम इनको अलग क्यों करना चाह रहे थे कि हमारे पास जो एक मेथड हम पढ़ते होते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। अब इसमें हमने इन सब को इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया, और ये जो 1 हमारे पास कांस्टेंट था तो 1 को हम इस साइड पे लेके आ गए थे, a0 स्क्वायर प्लस b0 स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास कांस्टेंट था। इसमें टी रेज का पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 वाले अलग कर लिए, स्क्वायर वाले हमने अलग कर लिए। ठीक है, तो ये सारे हमने अलग करने के बाद इक्वल टू 0 पुट कर दिया। जब हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो टी रेज पावर 2n के जो कोएफिशिएंट थे वो क्या था, वो हमारे पास an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। राइट साइड पे तो 0, जी, तो ये राइट हैंड साइड 0 है ना। सारे कोएफिशिएंट्स को सर 0 लिख देंगे क्योंकि हाँ, राइट साइड पे तो हम सारे ये जो 1 था ना इसको हम कांस्टेंट के साथ हमने मैच लेफ्ट कर पे ले दिया, आए। या हम हाँ इसको जी। इधर भी लिख सकते हैं। अगर हम 1 को इधर हाँ, रखेंगे तो इक्वल टू 1 कर देंगे, और यहाँ पे सेम हमारे रिजल्ट आ पास जाएगा, a0 का a नॉट स्क्वायर प्लस स्क्वायर b0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इज इक्वल टू 1 यानी आ जो जाएगा। कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू 1 आ रही है। इसके अलावा जो हमारे पास है यानी कि टी का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 है। ठीक, यस स्क्वायर सर, का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 है, टी क्यूब भी 0 है, अप टू टी रेज पावर 2n का कोएफिशिएंट वो भी 0 है। वो तो भी ये 0 आ हमने जाएगा। क्या कर लिया, ये हमारे पास सारे की सारी वैल्यूज जो है ना वो 0 आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस थी, अगर हम इस इक्वेशंस को देखते हैं an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि an इज इक्वल टू 0, bn इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये है कि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन में जब हम जाते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, उसमें भी अगर हम गौर करें तो उसमें भी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो सवाए हमारे पास वो इक्वेशन की जो हमारी कांस्टेंट वाली है a0 स्क्वायर प्लस b0 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके हमारे पास कोएफिशिएंट इस तरह आ जाते हैं, a0 स्क्वायर प्लस b0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर ये जो रिजल्ट हमारे पास है an एंड bn आर 0, जी जी, तो बेसिकली दिस इज 0 ट्रू इज फॉर इक्वल ऑल टू वैल्यूज 0, ऑफ n। ये बेसिकली साफ से ये हमारे पास an और bn जो हमारे पास जी यानी कि nth टर्म है, बेसिकली हमने 1 2 अलग कर दिए थे ना, 0 से 1 2 तक ले गए थे। इसको n सर अगर में हम मतलब n को जी जी, n अगर हम मीन n को nth 0 टर्म, से रिप्लेस nth टर्म n से, क्योंकि ओके देखे ना हमने ऑलरेडी देखें
A0 A1 अप टू AN तक ले गए हैं ना, मीन जो n ओके हो गया माइनस सर, 1 वाली ठीक हो टर्म गया। है वो अलग हो गई है। ये जो AN आप सब्सक्रिप्ट में देख रहे हैं ना, ये यस बेसिकली nth टर्म को ही शो कर रही है। ये एक टर्म है, ठीक हो ये गया सर, n की यानी कि स्पेशल वेरिएबल टर्म होगी सर वो, जी हम इसको वेरिएबल नहीं ले सकते, वेरिएबल वेरी नहीं नहीं ले कर सकते, सकते, क्योंकि ठीक हो गया वेरी तो सर। हमने पहले वो कर लिया था ना, हाँ इसकी ओके जो हो गया सर। वेरिएशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे, तो लिहाजा ये हमारे पास एक nth टर्म को ही शो कर रहा है। ठीक है, ओके तो हो गया इसमें सर। मास वाई लास्ट इक्वेशन के जिसमें A0 स्क्वायर प्लस B0 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, बाकी में हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, हम इसको ओके जब हो गया सर। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हम इसको कर सकते हैं कि जो हमारे पास x ऑफ टी हम कह देते हैं वो A0 के बराबर है, और जो y ऑफ टी है वो किसके बराबर है, B0 के बराबर है। B0 तो इस तरह हम कर सकते हैं ये सर्कल के पॉइंट आ गए सर। जी। तो ये जब हमारे पास इसको फर्दर हम करेंगे तो जो सी ऑफ टी हमारी कर्व थी वो बराबर आ गया P0 x ऑफ टी P1 प्लस y ऑफ टी P2। अब इसमें हमारे पास जब हम गौर करते हैं A0 और B0 तो ये बेसिकली किसी पॉइंट को शो कर रहे हैं, दिस इज डज नॉट इक्वल टू सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि पैरामीट्रिक सर्कल का पॉलिनोमियल पॉइंट तो हो सकता है सर, ये जी, सर्कल का पॉइंट हो सकता है ये ये A0 B0, ये वहाँ कोई पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट सर्कल को ये शो नहीं कर सकते ना। कंप्लीट सर्कल नहीं है। जी सर्कल की जो इक्वेशंस है सी ऑफ टी, तो हम कह सकते हैं कि जो पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल कर्व हैं वो कैन नॉट रिप्रेजेंट सर्कल। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या केस है, वो केस है पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल कैन नॉट रिप्रेजेंट ए सर्कल। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं एलिप्स के केस को। तो ऐसा करते हैं कि आप जुल्फ़िकार साहब जो एलिप्स वाला केस है आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जी सर, मैं जहाँ करता की हूँ सर। हेल्प की जरूरत होगी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक होगा सर। हमारे पास जो सी टी कर्व है ये विच इज इक्वल टू P नॉट प्लस एक्स टी प्लस वाई टी P2। एक्स टी वाई टी हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, और P0 P1 P2 दीज आर पॉइंट्स। एक्स टी भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n which is equal to A0 plus A1t plus A2t square plus so on plus ANTN। Similarly YT में x की जगह पे A की जगह पे सॉरी B आ जाएगा, T हमारे पास पैरामीटर वही रहेगा। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इस केस में हम x की जगह पे x ऑफ t लेंगे और y की जगह पे y ऑफ t लेंगे। अब x ऑफ t एंड y ऑफ t को रिप्लेस कर देंगे इन पॉलिनोमियल से A0 प्लस A1t प्लस A2t स्क्वायर प्लस ANTN। इसके बाद हम इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे। सर थोड़ा नेक्स्ट करेंगे आगे सर। यस सर, इनके स्क्वायर्स को खोलेंगे, ओपन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको असेंडिंग पार्ट्स में लिख लेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, कांस्टेंट के बाद फिर हम टी वाली टर्म लिखेंगे, फिर टी स्क्वायर वाली। सिमिलरली हम इसको लेके जाएंगे टी पावर 2n तक, बिल्कुल जैसे पिछले हमने सर्कल में सर ने हमें करवाया है। आफ्टर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें मिलेगा A0 स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस B0 स्क्वायर ओवर B स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, और बाकी कोएफिशिएंट्स जो हैं वो सारे इसी तरह an और bn लास्ट जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो भी 0 आएगा, और वहाँ से भी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें हमारे पास एक इससे पिछली टर्म जो आएगी उसका कोएफिशिएंट आएगा an-1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस bn-1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा कि इससे जो पिछला कोएफिशिएंट है an-1 वाला और bn-1 वाला वो भी 0 आएगा। इसमें भी सिमिलरली उसी तरह केस निकलेगा a0 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b0 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, और वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा a0 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b0 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनका स्क्वायर हम इकट्ठा करेंगे, ऊपर a0 ओवर a होल स्क्वायर प्लस b0 ओवर b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं
और दो पॉजिटिव टर्म्स का सम हमारे पास 1 है, इट मीन्स कि ये दोनों टर्म जो हैं ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो हैं। ए नॉट भी ज़ीरो और बी नॉट भी ज़ीरो है। तो बाकी सारी टर्म्स हमारे पास ज़ीरो आ रही हैं, ए नॉट, ए ज़ीरो और बी ज़ीरो के अलावा। तो हमारे पास जो एक्स टी पॉलिनोमियल है वो भी ए नॉट आ गया और वाई टी पॉलिनोमियल जो है वो बी नॉट आ गया। अब जो हमारे पास कर्व थी सी ऑफ टी, वो उसमें हम एक्स टी और वाई टी को रिप्लेस कर देंगे। जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं एक्स टी की ए ज़ीरो, वाई टी की बी ज़ीरो, तो हमारे पास ये कर्व बन गया सी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस ए नॉट पी वन प्लस बी नॉट या बी ज़ीरो पी टू। ये भी हमारे पास एक पॉइंट है और इलिप्स की सर्कल नहीं, इलिप्स की कर्व नहीं बनती, तो सी टी हमारे पास इलिप्स भी इसी तरह हम पॉलिनोमियल में नहीं लिख सकते। तो हो इसमें गया हम सर? ये कह सकते हैं कि जो दूसरे कॉनिक्स हैं जी जिसमें हमारे पास हाइपरबोला या पूरा पैराबोला है, वो यस सर। पैरामीट्रिक कर्व से नहीं जनरेट हो सकते। However, it is well known in mathematics that all conics curve including the circle can be represented many rational polynomial। लास्ट टाइम भी हमने एक रेशनल पोलिनोमियल पढ़ा था, तो उससे वो जनरेट होते थे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो ये जो रेशनल बी सप्लाइन है उससे रिगार्डिंग है। तो हम पैरामीट्रिक रेशनल फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो चूंकि इस सेक्शन में हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस सेशन को एंड कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि हम कोई एक मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं कि जो हमारी क्लास के मैक्सिमम लोग हैं उनकी बारी जी बारी सर। जो है ना हम एक प्रेजेंटेशन रख लेते हैं, ताकि जो हमारे ठीक है सर। कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें से हर बंदा अपनी चॉइस का कोई टॉपिक मुझे बता दे, और उस चॉइस के टॉपिक को फिर हम फर्दर एज ए प्रेजेंटेशन लेते जाएंगे, और जहाँ कहीं उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी वो मैं करता जाऊंगा। क्योंकि ठीक हो ये गया सर। हमारी एक जो सेमेस्टर सिस्टम है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट्स किससे यानी कि क्विज, प्रेजेंटेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो असाइनमेंट्स, ये एक कंपलसरी पार्ट होते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई बच्चे कुछ तैयारी करके आए, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें करके देखें ताकि उनको आइडिया हो कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे भी माशाल्लाह आप सब लोग टीचर हैं, तो जब आप लोग क्लास को पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे एक्सरसाइज के तौर पर बच्चों से काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाते हैं, तब जाके उनको क्लियर होता है। अदरवाइज अगर आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज बच्चों को करवा के दे दें तो मेरे ख्याल में बच्चे इतना ज़्यादा लर्न नहीं करते जितना वो जब वो खुद करते हैं तब करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सेशन को एंड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ठीक है सर। 30 लोग हैं, जो एब्सेंट लोग हैं उनके नाम आप लोगों ने मुझे देने हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम ऐसा करते हैं 10 मिनट की। सर टॉपिक्स, सर जो प्रेजेंटेशन में टॉपिक्स होंगे वो हम खुद सेलेक्ट करेंगे या आप हाँ अनाउंस करेंगे? हाँ, ऐसा है कि आप लोग अपनी चॉइस के वो कर लें, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मैं दे दूंगा। अगर आप ओके लोगों का ओके, डिसीजन नहीं हो पाएगा, जो कमिंग ठीक है मिसाल के सर, तौर पे लेक्चर है उसमें कौन विलिंगली देना चाहता है, ठीक है इसको सर, हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं सेशन में। ठीक है, ओके सर। ओके। अल्लाह हाफिज।